पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इंसान जहां पैदा हो या पला बड़ा हो, जिंदगी एक बार फिर उसे वहां दोबारा आने का मौका जरूर देती है, चाहे फिर वो वहां जिंदा पहुंचे या मुर्दा। मुझे इस बात का यकीन उस दिन आया जब तकरीबन 20 साल बाद मुझे अपने आबाई घर जाना पड़ा। मैं अपने दिल ही दिल में बहुत एक्साइटेड था, और होता भी क्यों ना, आज मैं वहां जा रहा था जहां मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा था। ये वो जगह थी जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था। मेरे अब्बू एक सरकारी मुलाजिम थे। फिर यूं हुआ कि अब्बू का तबादला हो गया और हमें यह शहर छोड़कर जाना पड़ा। तकरीबन 10 घंटे का सफर करने के बाद जब मैं अपने आबाई शहर पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। पुरानी इमारतों की जगह नई इमारतों ने ले ली है। गलियां, मोहल्ले, सड़कें, गर्ज ये कि पुराने घर टूटकर अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी थी। मेरे दिल में बस अपने घर का ख्याल आ रहा था, अपना आंगन, दरीचे और अपना मोहल्ला मुझे बहुत सता रहा था। मुझे बस बार बार उनकी याद आ रही थी। अब मैं पुरानी गलियों में चलता जा रहा था, लेकिन यहां मुझे कोई नहीं जानता था। चलते चलते मैं एक पुराने घर के सामने रुक गया। इस घर की सारी दीवारें टूट चुकी थीं और इसका दरवाजा भी पुराना हो चुका था। इस घर को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। वो हमारे पड़ोसियों का घर था और मैं बचपन और जवानी में अक्सर इनके साथ खेलने के लिए जाया करता था। सच पूछे तो खेलना सिर्फ एक बहाना था, लेकिन असल में मैं अपनी दोस्त फरजाना को देखने जाता था। वो बहुत खूबसूरत थी। हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। हम स्कूल में भी इकट्ठे पढ़ते थे और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन हम जब कुछ बड़े हुए तो ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ये लड़कपन और जवानी का पहला प्यार था। वो मुझे बहुत चाहती थी और मैं भी, लेकिन शायद ये कुदरत को मंजूर न था। हालात कुछ इस तरह बने कि मेरे अब्बू का तबादला हो गया और ये शहर हमें छोड़कर जाना पड़ा। फरजाना यही रह गई थी, लेकिन उसकी यादें मेरे दिल और दिमाग से न जा पाई थीं और वक्त मुझे फिर एक बार यहाँ खींच लाया था। फरजाना की एक दादी भी थी जो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। मैं उन्हें अपनी सगी दादी की तरह समझता था, मगर अब तो कुछ भी नहीं रहा था। शायद अब फरजाना की शादी हो गई होगी और इसके बच्चे भी हो चुके होंगे। मैं अपने दिल ही दिल में ख्याल करने लगा, आखिर इतने साल जो गुजर चुके थे, दादी का भी कोई पता नहीं। शायद अब वो हयात भी हैं या नहीं। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। उस घर के आगे से गुजरते हुए तमाम पुरानी यादें मेरे जहन में दोबारा वापस आ गईं। लेकिन मैं अपने जहन में ये भी सोच रहा था कि पता नहीं अब ये घर उनका है भी या कोई और इस घर में शिफ्ट हो गया है। खैर, फरजाना के घर को देख के मैं बेख्तियार हो गया और ना चाहते हुए मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और ये देखकर मेरी सांसें वहीं की वहीं रुक गईं। मेरे सामने मेरी फरजाना मौजूद थी, बिल्कुल वही फरजाना जिसे मैं छोड़कर गया था। वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, न चेहरा, न रंग, और ना ही वक्त ने उसकी उम्र पर असर किया था। वो वैसी ही जवान और खूबसूरत नजर आ रही थी। मुझे देखकर वो एकदम सा चौंक गई और अगले लम्हे ही वो उदास हो गई। जहाज़ेब, तुम आ गए। मैंने इतने सालों तुम्हारा इंतजार किया। भला कोई यूं भी बिना बताए छोड़ के चला जाता है? उसने मुझे पहचान लिया था और मैंने उसकी बात सुनकर शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। फिर कुछ हिम्मत करके मैंने अपना सर ऊपर किया और बुखलाते हुए लहजे में बोला, फरजाना, आई एम सॉरी यार। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं कुछ ना कर पाया। न जाने कुदरत को यही मंजूर था। मैं कहते कहते रुक गया। मेरा दिल बुझ सा गया था और वो सर नीचे झुकाई बस उदास नजरों से नीचे की तरफ देख रही थी। फिर अचानक उसने अपना सर ऊपर उठाया। चलो, अभी यहीं खड़े रहोगे क्या? अंदर भी आओगे या नहीं? फरजाना की बात
सुनकर मैं अंदर की तरफ बढ़ गया। उनका वही पुराना घर अब भी 20 साल बाद वैसे ही था, कुछ भी नहीं बदला था। मैंने अंदर जाते हुए घर का जायजा लिया। अचानक चलते चलते मैं ठिठक कर रुक गया। मेरे सामने जो नजर पड़ी वो मुझे हैरान कर देने के लिए काफी थी। सामने चारपाई पर फरजाना की दादी बैठी थी। मैं उन्हें जिंदा देखकर हैरान हो गया। इतने साल बाद ना सिर्फ वो जिंदा थी, बल्कि वैसी की वैसी सेहतमंद थी। मैं बस आंखें फाड़े उन्हें देखे जा रहा था। भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? बार बार ये सवाल मेरे जहन में उठ रहा था। खैर, दादी मुझे देखते हुए मुस्कुराने लगी। मैंने नीचे झुकते हुए उनको सलाम किया। कैसे हो जहांजेब बेटा? इतने साल बाद कैसे याद किया हम गरीबों को? मैं दादी की बात सुनकर मजीद हैरान हो गया। उन्होंने सिर्फ एक नज़र देख लेने पर ही मुझे पहचान लिया था, जबकि मेरी शक्ल इन 20 सालों में काफ़ी तब्दील हो चुकी थी। मैं दिल ही दिल में उनकी याददाश्त पर काफ़ी हैरान हो रहा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ दादी जी, आप बताएं आप कैसी हैं? फिर दादी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया और मुझसे बातें करने लगी। तब फरजाना ने अपने मुलाजिम शाहिद को आवाज़ दी, शाहिद जल्दी करो, चाय लेकर आओ। मैं फरजाना की बात सुनकर फिर हैरत में डूब चुका था। शाहिद उनके घर का काफ़ी पुराना मुलाजिम था और वो भी उस वक्त उन्हीं के घर काम करता था जब हम छोटे थे, और आज इतने साल बाद भी वो उसी ही घर में मुलाजिम था। मेरे लिए इस सब पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मैंने फरजाना से पूछा, क्या शाहिद अब भी यहीं काम करता है? मेरी बात सुनते हुए फरजाना मुस्कुराई। हाँ, शाहिद अब भी हमारे घर में काम करता है। सब कुछ वैसे ही है जैसा कि तुम छोड़ कर गए थे, बस तुम ही बदल आए हो। फरजाना ने दोबारा शिकवा किया और उसके शिकवे पर मैं फिर शर्मिंदा हो गया। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि फरजाना की दादी ने निहायत अजीबोगरीब बात कही, बेटा तुमने हमारे घर में मौजूद कब्रें देख ली? मैं उनकी बात सुनकर बुरी तरह उलझ गया और हैरानगी से फरजाना की तरफ देखने लगा। ये दादी किन कब्रों की बात कर रही है और घर में भला किसकी कब्रें हैं? फरजाना ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय दादी को टोकते हुए कहा, क्या दादी, आप भी हर मेहमान के सामने कब्रों का जिक्र लेकर बैठ जाती हैं? इस बेचारे को चाय तो पी लेने दें। दादी ने कुछ शर्मिंदगी से मेरी तरफ देखकर कहा, अच्छा बेटा तुम चाय पी लो, फिर बात करते हैं। लेकिन अब मैं बुरी तरह उलझ चुका था। आखिर ऐसा क्या था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था? मैं वहीं दादी के साथ बैठकर बातें करता रहा। दादी ने शिकवा करते हुए मुझे मुखातिब किया, तुम इतने बड़े आदमी बन गए और दोबारा इस मोहल्ले में आई ही नहीं। हम तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। मैंने फिर दादी को समझाने की कोशिश की। दादी, बस हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं दोबारा नहीं आ पाया, लेकिन मेरा दिल बहुत करता था कि मैं वापस आऊं और आप सबसे मिलूं। खैर, अब मैं आपके सामने हूं। दादी ने मेरे तरफ देखकर मुस्कुराया और बड़े प्यार से एक हाथ मेरे गाल पर रखते हुए कहा, अच्छा तुम्हारे अम्मी अब्बू और बाकी बहन भाई कैसे हैं? सब ठीक हैं दादी, और अम्मी तो आपको सबसे ज़्यादा याद करती हैं। मैंने फरजाना की तरफ देखते हुए कहा, फरजाना तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मेरी बात सुनकर फरजाना ने दुख भरे लहजे में कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम्हारे अलावा किसी और से कैसे कर सकती थी? तुम्हें यह सवाल करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? फरजाना की इस बात ने मेरे पुराने जख्म ताज़ा कर दिए थे। फिर अचानक शाहिद चाय लेकर आया। शाहिद को देखकर मैं एक बार फिर उलझ गया, क्योंकि 20 साल गुजर जाने के बाद वो भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। अब मुझे खुद अपने आप को देखते हुए शर्म आ रही थी, क्योंकि उसके मुकाबले मैं उम्र में उससे ज़्यादा लग रहा था। उसकी तो ना उम्र बड़ी थी और ना ही उसकी सेहत पर कोई फ़र्क था। सब के सब वैसे ही जवान थे जैसे मैं उनको छोड़कर गया था। लेकिन बार बार मेरे दिल से एक आवाज़ आ रही थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि 20 बरस गुजर जाने के बाद भी इन सब की उम्रों पर असर ना हुआ हो। ये वाकई मुझे बहुत अजीब लग रहा था। शाहिद ने मेरे सामने चाय रख दी और मुझे देखकर खुश होते हुए बोला, जहांजेब भाई, आप इतने साल बाद हमारे घर का रास्ता कैसे भूल आए हैं? वो बिल्कुल वैसा ही था, वही आवाज़ और वही लहजा। मैंने कहा, यार शाहिद, मैं तो बदल गया हूँ, लेकिन तुम ज़रा भी नहीं बदले, और मैं चाय उठाकर पीने लगा।
चाय के दौरान फरजाना और शाहिद वहीं बैठ गए और मेरे साथ बातें करते रहे। मैं दादी के साथ भी बातें करता रहा। हम सबको पुराना वक्त याद आ रहा था और हम वो माजी के किस्से याद कर कर के खिलखिला रहे थे। इसी दौरान दादी ने एक अजीबोगरीब वाकया सुनाया। बेटा, आज से तकरीबन 10 साल पहले हमारे घर में दो चोर आए थे और उन्होंने हम सबको पकड़ा और घर का सामान ले गए, और फिर उन चोरों ने हम तीनों को रस्सियों से बांध दिया था। अचानक दादी वाकया सुनाते सुनाते रुक गई और मैं सांस रोके उनका वाकया सुन रहा था। मैंने दादी से अचानक सवाल किया, दादी फिर क्या हुआ? उन चोरों ने आपको कैसे छोड़ा? मेरी बात सुनकर दादी ने उदासी से अपना दुपट्टा सर पर लिया। पता नहीं बेटा, आगे क्या हुआ, मुझे कुछ खास याद नहीं। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और कुछ देर तक मैं यही सोचता रहा कि दादी मुझे अब बाकी स्टोरी सुनाएंगी, लेकिन दादी ने वो वाकया अधूरा ही छोड़ दिया। मेरी चाय ख़त्म हो गई थी और मैं वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अच्छा दादी, अब मुझे इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मैं ज़रूर आऊँगा। मैंने एक नज़र फरजाना की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में मुझे बेपनाह उदासी नजर आई। बस वो ऐसी हालत थी कि मैं उससे नज़रें नहीं मिला सका था। फिर मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो दादी ने आवाज़ दी, रुक जाओ बेटा, कब्रें तो देखते जाओ। मैंने कुछ उलझकर दादी को देखा तो दादी ने सामने की तरफ इशारा किया, बेटा वो रही कब्रें। मैंने नज़रें उठाकर जब सामने देखा तो घर के पिछले हिस्से की तरफ एक दरख्त के नीचे कुछ कब्रें नजर आईं। मैं बुरी तरह उलझ गया कि घर के अंदर किसकी कब्रें हो सकती हैं भला, क्योंकि जब मैं बचपन में यहाँ आता था तब तो यहाँ किसी की कब्रें नहीं थी। दादी ने कहा, चलो बेटा, सोचो नहीं, चल कर देख लो। दादी की बात पर मैं उनकी कब्रों की तरफ जाने लगा। मैं दिल में सोच रहा था कि शायद ये कोई रिश्तेदार होंगे जिनकी कब्रें मुझे दादी दिखाना चाह रही हैं। फरजाना और शाहिद भी मेरे साथ पीछे पीछे आने लगे। मैं जब उन कब्रों के पास पहुंचा तो वो 3 कब्रें थीं जिन पर हद से ज़्यादा मिट्टी और कुछ घास फूस उगी हुई थी। इन तीनों कब्रों पर एक तख्ती लिखी हुई थी और हर तख्ती पर मरने वाले का नाम था। मैं उन कब्रों के पास गया। पहले कब्र की तख्ती पर मैंने देखा तो उस पर नाम पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैं अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगा। उस तख्ती पर लिखा था, कलसूम दादी, तारीख़ वफ़ात 16 सितंबर 2008। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। अचानक मेरी नज़र दूसरी कब्र की तख्ती पर पड़ी तो उस पर और कतबा लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था शाहिद अली, और तारीख़ वफ़ात वही सेम थी। मैं डर गया और खौफ के मारे पसीना पसीना होने लगा। मेरा वजूद कांप रहा था। मैंने धड़कते दिल के साथ जल्दी जल्दी तीसरी कब्र का मुआयना किया। उस पर भी कतबा नस्ब था और उस कतबे पर लिखा हुआ था फरजाना हयात, और तारीख़ वफ़ात वही लिखी हुई थी जो दादी और शाहिद की कब्र पर लिखी हुई थी। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांप रहा था। इसका मतलब था कि दादी, फरजाना और शाहिद मर चुके थे। मैंने डरते डरते अपने पीछे की तरफ देखा तो पीछे कोई भी ना था, वो सब गायब हो गए थे। मैं खौफ से लरजता और कांपता हुआ वो सब मंजर देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना हो रहा था। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन ये कोई ख्वाब ना था बल्कि हकीकत थी। मेरे पांव सुन हो गए थे और मानो एक एक मन का एक पांव हो गया था। मैं चाहकर भी कदम उठा ना सकता था। अब वो घर वीरान सा नजर आ रहा था। वहां कोई भी ना था। दरवाजे और कबाड़ सब टूटे फूटे थे। दीवारों से प्लस्तर उखड़ा हुआ था। अभी कुछ देर पहले तो सब ठीक था, लेकिन अचानक एक लम्हे में ये क्या हो गया? पूरे घर का नक्शा ही बदल गया था। जिस फरजाना, दादी और शाहिद के साथ बैठकर मैंने गप्पे हाँकी और चाय पी थी, वो सब तो कई अरसा पहले मर चुके हैं। मुझे अपनी आंखों पे जरा भी यकीन ना हो रहा था। मैं अब तक मरे हुए लोगों के साथ था। ये सोचकर ही मेरा वजूद कांपने लगा। मैं खुदा को दिल ही दिल में याद करने लगा और वहां तेजी से बाहर की जानब निकल आया। जब मैं मोहल्ले में आया तो मेरी कुछ हिम्मत बंधी। मेरे दरियाफ्त करने पर मोहल्ले वालों ने मुझे बताया कि जिस दिन फरजाना के घर में चोर दाखिल हुए थे, उसी रात उन चोरों ने उन तीनों को मार दिया था। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अब इस घर के सामने से भी कोई नहीं गुजरता। अक्सर इस घर की छतों पर
फरजाना, दादी और शाहिद को देखा गया है। उनकी रूहें बेकरार होकर इस घर में घूम रही हैं। बस अगले लम्हे में ही मैं वहां से तेज तेज कदम भरता हुआ उस मोहल्ले से निकल गया। मैं इतना खौफजदा हुआ कि अपने आबाई घर की तरफ भी ना गया। वो दिन और आज का दिन, जब भी मुझे वो वाकया याद आता है तो खौफ से मेरी रूह कांप जाती है। फरजाना अब भी मेरे ख्वाबों में आती है, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगता। हम घंटों बातें करते हैं। हम आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ख्वाबों की हद तक। जब भी मेरी आंख खुलती है तो मुझे अपने दिल में एक खलिश और चुभन सी महसूस होती है। काश कि हम वो घर छोड़कर ना जाते। काश मेरे अब्बू का तबादला ना हुआ होता, तो शायद फरजाना जिंदा होती। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।